हाय गाइस, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक नई प्लेलिस्ट होने वाली है तुम लोग के लिए, तो इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नंबर वन। नंबर टू, तुम्हें हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे नोट्स, सारे माइंड मैप्स एक सिंगल प्लेस पे अवेलेबल होंगे, दैट इज टेलीग्राम चैनल। अब हम लोग इस पूरी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट सेशन होने वाला है ऑफ दिस सीरीज। अब हम लोग इस पूरी सीरीज के अंदर एक जो चीज करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें तुम्हें पूछी जा सकती हैं फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन और फ्रॉम रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, इन एंड आउट। शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुमसे मिस होगा। इस प्लेलिस्ट को बहुत ध्यान से फॉलो करना और सेव कर लो प्लेलिस्ट को। एडिशनली अगर लाइक कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत मोटिवेशन फील होगा नेक्स्ट वीडियो लाने का। उसके बाद अगर तुम चाहोगे तो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जीके के टॉपिक को कवर कर सकता हूं तुम लोग के लिए, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो। या फिर कोई पर्टिकुलर लीगल का कॉन्सेप्ट है, करंट लीगल अफेयर्स का टॉपिक है, सारी चीजें कवर कर सकते हैं। और बाकी तो हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए विद द सेशन। तो सबसे पहले, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए सबसे बेसिक चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ऐसा कुछ बहुत तूफानी चीज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट तो हर देश बना सकता है, हर देश के पास होना चाहिए। रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, देश के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, एक्ट्स भी होते हैं। जैसे एक्ट का एग्जांपल होता है बीएनएस, आईपीसी। लेकिन ये डॉक्यूमेंट स्पेशल क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले तो एक डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बताता है हाउ टू रन अ कंट्री, यानी कि एक देश को कैसे चलाना है उसके बारे में बात करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को किस तरह से चलाना है, इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। अब ये चीज को हमको कहीं पे मेंशन करना पड़ेगा, ये चीज को कहीं पे लिखना पड़ेगा। तो उस इस चीज को जहां पे हमने लिखा है उस चीज को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि प्रेसिडेंट अब फर्स्ट पर्सन हो गया, प्रेसिडेंट सबसे कंट्री को रन करने लगा, सबसे हाईएस्ट पर्सन हो गया। अब उसकी क्या पावर्स होंगी? क्या आप उसको कोर्ट में ट्राई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर्स होंगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे होंगे? डिफेंस मिनिस्टर क्या करेगा अगर इंडिया पे अटैक हो जाता है? तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या करेगा? इन सारी चीजों को, कि देश को कैसे चलाना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनेंगे, कौन पर्सन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड हो सकता है, लोकसभा क्या होगी, राज्यसभा क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, हाई कोर्ट क्या होगा, आपको शायद समझ आ रहा होगा। ये सारी वो चीजें हैं जो देश को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमने एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दिया है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक देश को चलाने के लिए सबसे प्राइम डॉक्यूमेंट बन चुका है हम लोग के लिए आज के डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से, क्या हुआ, सारी चीजें अब हम लोग उस पर बात करते हैं। तो अगर तुमको क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करता हूं, मैं आप लोग का टाइम नहीं लेता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, तो आपको मार्क करना है आंसर 1600। किसने बनाया? तो एक कंट्री है, इसका नाम है सैन मरीनो। सैन मरीनो नाम के एक देश ने वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब इनको आइडिया कहां से आया कि हमको वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए? तो यूके ने एक डॉक्यूमेंट बनाया था इन द ईयर 1215। इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा की स्पेशलिटी यह है कि यूके को किस तरह से गवर्न किया जाएगा, ब्रिटेन को किस तरह से गवर्न किया जाएगा, ब्रिटेन में लोगों के पास क्या राइट्स होंगे, क्राउन के पास क्या राइट्स होंगे, उन सारी चीजों को, कि ब्रिटेन कैसे फंक्शन करेगा, उन चीजों को एक जगह पे कंपाइल करके लिखा गया था मैग्ना कार्टा के अंदर। मैग्ना कार्टा हालांकि बहुत सारी चीजें बात करता है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दिया गया था मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा आया था 1215 में। अब इस डॉक्यूमेंट से इंस्पिरेशन लेते हुए सैन मरीनो ने 1600 में खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। इसी को हम लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला जो देश बना वो बन गया सैन मरीनो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अब यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, एक और देश था जिसपे ब्रिटेन का कंट्रोल था, जिस जो एक कॉलोनी था ऑफ ब्रिटेन। जैसे इंडिया के ऊपर कॉलोनियल रूल था, ब्रिटेन की एक कॉलोनी इंडिया था, इसी तरह से ब्रिटेन की एक और कॉलोनी थी जो कि नॉर्थ अमेरिका में थी। शायद आपको पता होगा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दो कॉन्टिनेंट्स है। नॉर्थ अमेरिका जो है वहां पे कनाडा है, जो कि जिसके रिश्ते आजकल हम लोग से खराब चल रहे हैं। दूसरा यूएसए है, थर्ड मेक्सिको है, बाकी फिर सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। जब हम लोग साउथ अमेरिका में जाते हैं तो वहां पे हमारे पास ब्राजील है जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, अर्जेंटीना है जहाँ का मेसी है, उसके बाद चिली है। इस तरह से मल्टीपल कंट्रीज हैं, कोलंबिया है, शायद आपने नार्कोस सीरीज देखी होगी नेटफ्लिक्स पे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। तो इस तरह से ये दोनों कॉन्टिनेंट्स सेपरेट कॉन्टिनेंट्स हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में एक कॉलोनी था,
इसने खुद की इंडिपेंडेंस की डिमांड की एंड दिस कॉलोनी बिकेम यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ फ्रॉम ब्रिटेन, आपको याद रखना है इस डेट को, 4 जुलाई 1776 को। तो यूएसए का जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो होता है 4 जुलाई 1776, बिल्कुल 15 अगस्त की तरह। जो इंपॉर्टेंस हम लोग के लिए 15 अगस्त की है वो यूएसए के लोगों के लिए 4 जुलाई की है। आई बिलीव आपने बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारे शोज में, नेटफ्लिक्स पे अलग अलग जगहों पे 4 जुलाई के बारे में सुना होगा। जैसे कि वो लोग रेफर करते हैं कि 4 जुलाई को बहुत सारे फायर होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, स्पोर्ट इवेंट होंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें की जाती हैं अक्रॉस यूएसए ऑन 4 जुलाई, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। तो यहां पे इनको ब्रिटेन से आजादी मिल गई। ब्रिटेन से आजादी लेने का इनका जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज सेल्फ गवर्नेंस। यहाँ के लोगों को आइडिया था कि हमें खुद को सेल्फ गवर्न करना चाहिए, हमें किसी दूसरे देश के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल सेम इंडिया को भी यही आइडिया था कि हमें सेल्फ गवर्न करना चाहिए। गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह, सारे लोग इसी चीज के लिए फाइट कर रहे थे कि हमें सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, इंडिया इंडिया के लोगों को चलाना चाहिए। इसी तरह से यूएस यूएस के लोगों को चलाना चाहिए, लेकिन ओरिजिनली यूएस के जो लोग थे वो ब्रिटेन से माइग्रेटेड लोग थे। हम लोग स्टोरी पे नहीं जा रहे हैं, वो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए मैं स्टोरी पे रह रहा हूं। लेकिन आप इस चीज के बारे में सर्च कर सकते हो अक्रॉस इंटरनेट, आपको शायद पता चल जाएगी पूरी स्टोरी। तो यहाँ पे इनको आइडिया आया कि हमें सेल्फ गवर्न करना चाहिए खुद को, हम खुद के देश को खुद को ज्यादा अच्छे से संभाल लेंगे और खुद को ज्यादा अच्छे से रख लेंगे। अब इसके बाद इनको आइडिया आया कि हमें एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत है जो हमें इस देश को चलाने में हेल्प करे। तो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को बनाना स्टार्ट किया। आपको इन डेट्स को याद रखना है, शायद आपको पता होगा। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ लिया है एज 47th यूएस प्रेसिडेंट। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ लिया है, इसलिए हम लोग को ये टॉपिक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यूएस के अराउंड हमेशा टॉपिक्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए। इन्होंने ड्राफ्ट करना स्टार्ट किया 1787 में। अब इन्होंने अपने ड्राफ्ट को फाइनली कंप्लीट किया, उस ड्राफ्ट पे सारे लोगों ने साइन कर दिया इन द ईयर 1788। तो यहां पे इसको मेंशन किया गया है कि यूएसए ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। ड्राफ्ट किया, अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने का मतलब है जितने भी लोग थे उन सारे लोगों ने अग्री कर लिया कि दिस इज द फाइनल डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद इस पे और ज्यादा मंथन करने की, और ज्यादा चर्चा करने की, और ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फाइनल ड्राफ्ट। और इस फाइनल ड्राफ्ट को इन्होंने डिसाइड किया कि हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए इन द ईयर 1789। और 1789 में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया। आपको ये सारी बातें याद रखनी है। अब मैं आपको एक जीके का फैक्ट बता देता हूं, शायद आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि आपको इस चीज को याद रखना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन था और किस ईयर में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बना, आपको आंसर मार्क करना होगा 1789। अब इस बात को लॉजिकली अगर डिड्यूस करें तो प्रेसिडेंट के बारे में कहाँ लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इलेक्शन कब होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, 1789 में आया, तो प्रेसिडेंट कब आएगा, 1789 में आएगा, या 1789 के बाद आएगा। आई बिलीव आपको ये बात समझ आ रही होगी मैंने किस तरह से डिड्यूस किया लॉजिकली। देखो, मैं बस ये बोलना चाहता था, लीगल एंड जी के दोनों बहुत ज्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं अगर आप अपने दिमाग को खोल के पढ़ते हो तो। 1789 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया फाइनली। तो अब यहां पे इन्होंने अपने सेल्फ गवर्नेंस को स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा तो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रक्चर किया इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट को इन्होंने बोला इंट्रोडक्शन, जैसे कि हम लोग स्कूल में ऐसे लिखते हैं। सेकंड पार्ट को इन्होंने बोला मेन बॉडी, एंड थर्ड पार्ट को बोला कंक्लूजन। तो सेम स्कूल का ऐसे लिख रहे थे यूएसए वाले बैठ के। तो अब यहाँ पे जब इन्होंने अपने फाइनली ऐसे को लिख दिया तो इन तीनों चीजों के टेक्निकल नेम्स दे दिए। इंट्रोडक्शन को इन्होंने यहाँ पे बोला प्रियम्बल। उसके बाद मेन बॉडी में इन्होंने लिखे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब होता है बुलेट पॉइंट्स। तो यूएसए ने टोटल 7 आर्टिकल्स लिखे। और उसके बाद इन्होंने फाइनली लिखा कंक्लूजन। कंक्लूजन को इन्होंने नेम दिया क्लोजिंग नोट, यानी कि यहां पे स्टार्ट किया गया था विद इंट्रोडक्शन, इन क्लोजिंग नोट पे हमने इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीटली बंद कर दिया। ये फाइनल चीज है हमारे पास, अब इससे ही हम देश को चलाएंगे। आई बिलीव आपको ये बात समझ आ गई होगी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल शायद आपने जिस तरह से देखा होगा 6th 7th 8th क्लास में हम लोग को एक साइंस की बुक मिलती है। साइंस की बुक में हम कुछ चैप्टर्स होते हैं केमिस्ट्री के, कुछ चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स के, कुछ चैप्टर्स होते हैं बायोलॉजी के।
इस तरह से तीन पार्ट्स में एक सिंगल बुक होती है। इसी तरह से इन्होंने एक बुक के अंदर तीन अलग अलग चीजों को लिख दिया, या ऐसे की तरह भी आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर किया यूएसए ने। टेक्निकल नेम्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि टेक्निकल नेम्स को इंडिया ने भी फॉलो किया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को कहां से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया। जब ये बात समझ आ गई कि इंडिया को अब इंडिपेंडेंट होना होगा, इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला है, तो यूके की गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ वहां के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम याद रखना आप लोग, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली का नाम एक और वजह से भी पूछा जाता है, देखो मैं जी के भी पैरेलली बता रहा हूं आपको। क्लीमेंट एटली का नाम एक और वजह से पूछा जाता है क्योंकि 1947 में भी यही प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके थे। इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। आपको इस पार्टी का नाम भी याद रखना है, क्योंकि क्लाट और एलेट में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं कि कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट किस पार्टी का है। एलेट 2015 में जब मैंने अपीयर किया था, उस वक्त पे एलेट ने सवाल पूछा था कि बेंजामिन नेतन्याहू किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो वहां पे हमें आंसर मार्क करना था लिकुद पार्टी। तो इसलिए मैं आपको बस इस चीज को बता रहा था कि आप लोग याद रख पाओ। लेकिन यूके में अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली, मोस्ट ऑफ द टाइम एक दूसरी पार्टी ने रूल किया है, उस पार्टी को कहा जाता है कंजर्वेटिव पार्टी। आपको ये दोनों फैक्ट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो 1946 में एक मिशन को भेजा गया इंडिया में, जिसको कहा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। अभी जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू सेट अप द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को सेटअप कर दिया, और इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर टोटल 399 पीपल थे। स्पेशल चीज ये है आपको जो ध्यान रखनी है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1946 की। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप कर दी। इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई वो हो गई 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि 9 दिसंबर 1946। आपको अगेन एक और फिगर याद रखना होगा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंडक्टेड। जब ये फर्स्ट मीटिंग हुई, तो यहां पे जो आप डेट देख रहे हो, ईयर देख रहे हो, 1946 है, विच मींस इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ है 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इंडिया के पहले एक दूसरे देश का जन्म हो चुका था, यानी कि फादर के पहले बेटे का बर्थ हो गया था। तो पाकिस्तान का बर्थ हो गया था 14 अगस्त 1947 को। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे 1946 में, 9 दिसंबर 1946, 399 मेंबर्स, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं इंडिया प्लस पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। तो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों के मेंबर्स थे, उनकी एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्योंकि उस वक्त पे फाइनल नहीं हुआ था कि देश डिवाइड होंगे। अब जब ये फाइनल हो गया कि देश डिवाइड होंगे, तो उस वक्त पे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी डिवाइड कर दिया गया। तो ये जो, सॉरी यहां पे एक फिगर गलत हो गया है, ये 389 मेंबर्स हैं। तो ये जो 389 मेंबर्स हैं, इनमें से कुछ मेंबर्स इंडिया में आ जाएंगे, कुछ मेंबर्स पाकिस्तान में चले जाएंगे। पाकिस्तान 1947 से लेकर 1971 तक ईस्ट प्लस वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइडेड था। ईस्ट पाकिस्तान को आज के डेट पे हम लोग रेफर करते हैं एज बांग्लादेश, यानी कि 1971 में बांग्लादेश बन गया था। शायद आपने इंदिरा गांधी से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज देखी होंगी लास्ट एक दो सालों में, क्योंकि बहुत सारी मूवीज आई हैं जिसमें इस चीज को मल्टीपल टाइम्स रेफर किया गया है। तो यहाँ पे इंडिया प्लस पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवाइड हो गई, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी डिवाइड हो गए। इंडिया की असेंबली में आए 299 मेंबर्स, रेस्ट चले गए पाकिस्तान में। तो ओरिजिनली इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उस ड्राफ्टिंग कमिटी में 299 मेंबर्स थे, बट ओरिजिनल जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे दैट वाज 389। आपको दोनों फिगर्स को बहुत अच्छे से याद रखना है, आपको दोनों में से कोई भी फिगर पूछा जा सकता है। अब ये मेंबर्स डिवाइड कब हुए, तो आपको याद रखना है 14 अगस्त 1947 को सारे मेंबर्स का डिवीजन हो गया। जो पाकिस्तान वाले थे वो चले गए, जो इंडिया वाले थे वो इंडिया में रह गए। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को हम लोग ने बना के रेडी कर लिया ऑन 26 नवंबर 1946। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट बन गया। इस ड्राफ्ट के ऊपर सारे मेंबर्स ने साइन कर दिया, और जब इस ड्राफ्ट के ऊपर साइन हो गया, तो इस ड्राफ्ट के अंदर हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो लिखे दैट वाज 395।
यानी कि हमने जो अपनी मेन बॉडी है उसके अंदर 395 आर्टिकल्स लिख दिए, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट को हम लोग ने इम्प्लीमेंट कर दिया इन द ईयर 1950, 26 जनवरी। इसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। आई बिलीव आपको समझ आ रहा होगा। अब रिपब्लिक डे के लिए हमने इस डेट को आगे क्यों बढ़ाया? आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई 26 नवंबर को जब ड्राफ्ट रेडी हो गया था तो उस ड्राफ्ट को उसी दिन इंप्लीमेंट कर देते, 2 महीने वेट क्यों किए? तो उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, शायद आपको पता होगा। लाहौर सेशन में इंडिया ने डिमांड किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू जी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम ब्रिटिश, लेकिन ये डिमांड सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। अब इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए और नेहरू जी के दिमाग में ये बात थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए फ्रॉम दिस डेट ओनली। तो इस तरह से ये वाली जो डेट है इसको हम लोग कहते हैं डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। इस डेट को कहते हैं डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तारीख को इंप्लीमेंट हो गया। इंप्लीमेंट होने का मतलब होता है लागू कर दिया गया है, जनता के बीच में उसको अब हमने पहुंचा दिया है कि अब जनता और गवर्नमेंट दोनों को इस चीज को मानना पड़ेगा। अडॉप्शन का मतलब होता है ऑन पेपर्स फाइनलाइजेशन, तो ऑन पेपर्स फाइनलाइजेशन इस दिन पे हो गया है। अब नेहरू जी ने इसको नेक्स्ट ईयर से सेलिब्रेट किया एज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने किया। और ये वाला जो दिन था 26 नवंबर 1946, इसको हर साल सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया एज लॉ डे ऑफ इंडिया। अब इसको हमने कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया? तो इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया है 1950 में। कब सेलिब्रेट करेंगे? 26 नवंबर 1950 फर्स्ट लॉ डे वॉज सेलिब्रेटेड। लेकिन अब यहां पे आपको एक लास्ट फैक्ट याद रखना है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। 2015 में, आपको शायद पता होगा 2014 में मोदी जी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। 2015 में उन्होंने इस दिन का नाम चेंज कर दिया। उन्होंने लॉ डे को बोला कि हमें इस दिन का नाम चेंज कर देना चाहिए क्योंकि इस दिन पे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी हुआ था, तो हमें इसे रेफर करना चाहिए एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो अब इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया पोस्ट 2015। 2015 के पहले कैसे हो रहा था? इस तरह से हो रहा था। आई बिलीव आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। आज इस सेशन के अंदर हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूं कि आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता है, और अगर इसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली हमें सिर्फ यही पता होता है कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, विच मीन्स रिटन इज कोडिफाइड, अनरिटन इज अनकोडिफाइड। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये बहुत लेमन डेफिनेशन है। तो मैं आपको इस सेशन के अंदर बताऊंगा सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए फॉर क्लैट। लेकिन उसके पहले आपको स्ट्रांगली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं बहुत सारी चीजें डालूंगा आपके लिए, और बहुत सारी अमेजिंग चीजें वहां पे आ रही हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बिफोर वॉचिंग द होल वीडियो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले और सबसे कॉमन चीज जो इन दोनों के बारे में हम लोग को पता होनी चाहिए वो ये है, और मैं सबसे बड़ा मिथ बर्स्ट कर देता हूं अभी आपका, कि ये दोनों के दोनों कोडिफाइड होते हैं। कोडिफाइड का मतलब हुआ है होता है कि दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है। लिखा गया है का मतलब दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं, दोनों के दोनों टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं। हम लोग को क्या लगता है? अनरिटन का मतलब होगा कि उसको लिखा नहीं गया है, लेकिन अनरिटन को भी लिखा गया है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही लिखे हुए हैं, विच मीन्स टेक्निकल टर्म्स में कोडिफाइड है। अब इसके बाद बात आ जाती है कि इनमें फिर डिफरेंस क्या है। तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो बहुत सिंपल से हैं, जो आपको याद रखने होंगे। मैं इसको बहुत ज्यादा आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूं। नंबर वन, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर होता है, नंबर वन। और उसका सिंगल डेट ऑफ एनफोर्समेंट होता है। तो यहां पे लिख दिया है हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है और सिंगल डेट ऑफ एनफोर्समेंट है। इसी तरह से जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में होता है और मल्टीपल डेट ऑफ एनफोर्समेंट होती है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे होगा?
ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे होगा। अब आपको शायद पता होगा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हम लोग यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट से मैं आपको पूरी की पूरी बात समझाता हूँ। 1947 15 अगस्त तक इंडिया में अंग्रेजों का शासन था। तो इस फेज में जो भी चीजें चलती थी वो ब्रिटेन से चलती थी, इंडिया कुछ भी डायरेक्टली खुद से नहीं करता था। लेकिन इस तारीख पे हम लोग को आजादी मिल गई थी। लेकिन आजादी मिलने के पहले, मैंने शायद आपको पिछले सेशन में बताया था, इंडिया के अंदर एक मिशन को भेजा गया था जिसको कहा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया था। तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इन्होंने सेटअप किया था, उसकी मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो अब यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस तारीख से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, विच मींस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को लिखना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रोविजन, जो भी चीजें लिखनी थी, जो भी चीजें इन्हें इंपॉर्टेंट लगी, सारी चीजों को लिख के एक फाइनल स्ट्रक्चर दे दिया ऑन 26 नवंबर 1949। एंड फाइनली हम लोग ने इस कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट को एनफोर्स कर दिया ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग के स्कूल में बहुत सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं, डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे स्कूल्स में, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये डेट्स हैं। तो अब यहाँ पे ये जो डेट थी, इसको हम लोग ने बोला था कि इस तारीख को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट का मतलब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया। अब जो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जिसका हमने ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया था, ये ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, नंबर 1 जो हमारे फर्स्ट पॉइंट से मैच करता है, ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर है। सिंगल डॉक्यूमेंट का मतलब एक सिंगल बुक में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, विच मीन्स, शायद मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। तो ये जो 395 आर्टिकल्स हैं, ये एक सिंगल बुक के अंदर है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब इनको एनफोर्स किस तारीख से किया गया, तो एनफोर्स स्लैश इंप्लीमेंट एक सिंगल डेट पे किया गया, और वो सिंगल डेट है ये वाली डेट। तो हमने एक डॉक्यूमेंट लिखा, एक तारीख को ही एनफोर्स कर दिया। ये शायद फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ रहा होगा। इसी तरह से यूएसए ने भी किया था, मैंने शायद आपको लास्ट सेशन में बताया था, आप यूएसए का एग्जाम्पल याद रखना। 1787 में इनको आइडिया आया कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए, इन्होंने इस काम को स्टार्ट किया। 88 में इन्होंने अडॉप्ट कर लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपना ड्राफ्ट बना के इन्होंने रेडी कर लिया, और 1789 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने एनफोर्स कर दिया। तो ये 3 डेट्स हैं जो हमको इनके लिए इंपॉर्टेंट है यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में। तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट पे है, नंबर 1, और सिंगल डेट ऑफ एनफोर्समेंट है। तो इस तरह से ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस के बीच में एक सिमिलैरिटी निकल के आ जाती है। अब ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं इसके एग्जांपल्स दे देता हूं आपको। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या हुआ, सबसे पहले जो आज की तारीख पे भी उनका एक लॉ माना जाता है, उसको कहा जाता है, जो 1215 में आया था, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा उनका एक फाउंडेशनल लॉ है। ब्रिटेन में जो भी पूरी की पूरी सोसाइटी डेवलप हुई है, वो इसी लॉ के ऊपर डेवलप हुई है। तो मैग्ना कार्टा को उन्होंने एनफोर्स किया था 1215 में। लेकिन उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट को बनाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है टू रन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बनाया है 2008 में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से दो अलग अलग इंपॉर्टेंट लॉज को दो अलग अलग टाइम फेजेस पे बनाया गया, अलग अलग टाइम फेजेस पे इंप्लीमेंट किया गया। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट है, ये एक नीचे वाला डिफरेंट डॉक्यूमेंट है, यानी कि दोनों दो अलग अलग किताबों में लिखे हुए हैं। इसी तरह से यूके के जितने भी लॉज हैं, उन सारे के सारे लॉज को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है। कुछ लेजिस्लेशन के फॉर्म में है, लेजिस्लेशन यानी कि जो लॉज पार्लियामेंट ने पास किए। कुछ जुडिशियल रूलिंग्स हैं। जुडिशियल रूलिंग्स का मतलब होता है कि जुडिशरी ने किसी डिसीजन को दिया और उसको हमने फाइनल अपना लॉ मान लिया देश का। शायद आपने कुछ बेसिक्स अभी तक पढ़े होंगे टॉर्ट्स के। तो टॉर्ट्स में भी आप देखोगे तो सारे के सारे ब्रिटेन के केस हैं, जैसे रेलिन वर्सेस फ्लेचर, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, इस तरह से। तो यहाँ पे जुडिशियल रूलिंग्स आ गई। उसके बाद कुछ हमने कस्टम्स को अपने लॉ मान लिया। तो इस तरह से आप देखोगे तो अलग अलग फ्रंट्स पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई हैं चीजें, अलग अलग डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन है इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का। मैग्ना कार्टा का ये तारीख है, सुप्रीम कोर्ट की एक डिफरेंट तारीख है। इसी चीज को यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट होंगे, और
अलग अलग डेट ऑफ एनफोर्समेंट होगी। लेकिन इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मिला के, यानी कि हमने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग एक टेबल के ऊपर रखा और बोला ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में लिखा है और अलग अलग डेट ऑफ एनफोर्समेंट है। आई बिलीव आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब फाइनल फेज पे चलते हैं, बेसिक कंपैरिजन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशंस, रिटन एंड अनरिटन। तो इंडिया और यूके का एग्जाम्पल लेके मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं तो फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो सिंगल डॉक्यूमेंट पे, सिंगल डॉक्यूमेंट का मतलब शायद अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने सारी चीजों को लिख दिया, यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरी क्लैरिटी, यहाँ पे सारी चीजों को एक जगह पे लिखा है, इसलिए हमको एक ही बुक को रेफर करना है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है और हमने क्लियरली लिख दिया है। अब आप इमेजिन करो, हमको अगर कोर्ट के अंदर कभी केस चल रहा है यूके के अंदर, अब उसमें एक वकील ने बोल दिया कि 1215 में मैग्ना कार्टा में ऐसा हुआ था, तो कितनी डिफिकल्टी होगी 1215 को ट्रैक करना। मतलब हमारे पास अपने परदादा के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, और यहाँ पे बोला जा रहा है 1215, यानी कि आज से यहाँ से 8 सेंचुरीज तुमको पीछे जाना है, 800 ईयर्स पीछे जाना है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है। इसको बोला जा रहा है इवॉल्विंग एंड बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, कि जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से कंट्री ने शेप लिया, उस तरह से हम उस चीज को चला रहे हैं। अब जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा रिजिड होता है, क्योंकि आपने जब चीज को लिख दिया एक सिंगल डॉक्यूमेंट पे, तो थोड़ी सी रिजिडिटी आ जाती है कि चेंज करने का भी प्रोसेस उसी के अंदर होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम एक सिंगल डॉक्यूमेंट को चेंज कर देंगे, लेकिन हमको बाकी चीजों को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आप अगर एक चीज को चेंज कर रहे हो, तो इसके इम्पैक्ट को आप देखोगे दूसरी चीज पे कितना पड़ रहा है, और उसको भी चेंज करना पड़ सकता है। थर्ड, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कहाँ से आया, कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे, अगर आपको पूछा जाता है कि चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो आपको नाम याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके नाम पे एनएलयू प्रयागराज है। तो उन प्रयाग एनएलयू प्रयागराज, इन्हीं के नाम पे आरपी एनएलयू। अब इसके बाद ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये इवॉल्व हुआ है ओवर टाइम। इसके एग्जाम्पल है इंडिया यूएस, इसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम। आई बिलीव आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। रिटन अनरिटन आपके लिए 100% क्लियर हो गया होगा।